जो है 2026 वाला एक जितने भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करेंगे। उसके साथ साथ उसमें कुछ बेसिक्स टॉपिक भी डिस्कस करेंगे लाइट के हवाले से। प्लस अभी हमारे पास जो 2015 का एक पास पेपर है उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो टॉपिक्स भी आते हैं उसको साथ साथ हम डिस्कस करते चले जाएंगे। ओके सही। तो अब हमारे पास हम जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तो कोई मसला ही नहीं। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। ओके, अच्छा ये ब्लड तो नहीं हो रहा है, तो ये क्लियर है विजिबिलिटी? मुझे लगभग वो इसको बढ़ा सकते हैं। Sir, the electric intensity due to point charge at a distance r is given by electric intensity। इंटेंसिटी जब हम निकालते हैं ना, हमें पता है कि क्या होना चाहिए फॉर्मूला, E is equal to किसके बराबर होता था? F अपॉन हमारे पास F अपॉन Q नॉट, हमारा K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डिवाइड बाय Q नॉट मेरे बड़े कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके बराबर होगा? K Q अपॉन R स्क्वायर। The force on a current carrying conductor in a magnetic field will sin theta maximum होगा तो डेल के बराबर होगा। Okay, the half life of a radioactive substance, अच्छा, is the time for मेरे बड़े कितना हो जाता है? तो वो टाइम है जब हमारे पास जो पेरेंट इम्प्लाई कितना हो जाए? हाफ हो जाए, ओरिजिनल से हाफ हो जाए। तो कंप्लीटली डीके नहीं, हाफ ऑफ न्यूक्लियाई टू डीके और डबलिंग द न्यूक्लियाई और नन, तो मेरा बेटा हाफ हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मेरा बेटा मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल किसके बराबर होगा? हमारे पास हाइट की इक्वेशन क्या होती है? h इज इक्वल टू, है ना, h इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सही, sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g तो किसके बराबर होना चाहिए? इक्वेशन नंबर 8। ओके, हमारे पास अगला क्वेश्चन देखते हैं। The electric flux through a sphere of radius r is, अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखना मेरे बेटा। फ्लक्स हमारे पास याद है ना किसके बराबर है? इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, E डॉट A है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इसीलिए फ्लक्स क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है ना, तो अब हमारे पास देखिए जो टोटल आउटपुट फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सिस्टम में, याद करो अगर हम फ्लक्स निकालते थे किसी भी क्लोज सिस्टम में, टोटल फ्लक्स आउटपुट फ्लक्स है टोटल चार्ज डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ यूनिट, है ना। तो ये मेरे बेटा ऑप्शन नंबर ए तो हमें नजर आ रहा है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ। लेकिन हमारे पास क्या ये फार्मूला भी बन सकता है? यस, अगर हम रेडियस एरिया निकालें हमारे पास सर्किल का क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो मेरा बेटा ऑप्शन नंबर हमारे पास सी भी सही है। ओके, तो बोथ ए एंड सी दोनों सही है, ए भी सही है सी भी सही है। ठीक है, तो कोई भी क्लोज चीज के अंदर कह रहे हैं ना, स्फीयर है, किसी भी स्फीयर के अंदर जो फ्लक्स होगा, कोई भी स्फीयर है अगर उसके अंदर चार्ज है तो मेरे बेटा किसी भी स्फीयर का जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? आउटपुट फ्लक्स टोटल चार्ज डिवाइड बाय, यही तो कौन सा लॉ है? ओके, चलिए, रिड्यूसिंग द वेलोसिटी रिड्यूस द मोमेंटम बाय, हां मेरे बेटा जितना वेलोसिटी कम करोगे उतना वेलोसिटी उतना मोमेंटम भी कम हो जाएगा। तो मेरे बेटा मोमेंटम याद करो, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो हम 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9 में भी पढ़ा था कि अगर डबल हो जाएगा मास तो डबल हो जाएगा मोमेंटम, इसी तरह डबल हो जाएगा वेलोसिटी तो डबल हो जाएगा मोमेंटम, और अगर आधा हो गया, हाफ हो गया वेलोसिटी तो हाफ हो जाएगा। तो जितना मोमेंटम, जितनी वेलोसिटी या मास बढ़ती है उतना ही मोमेंटम बढ़ जाता है, और जितना वेलोसिटी और मास कम होता है उतना ही मोमेंटम, तो मेरे बेटे उसी फैक्टर से बढ़ता है और उसी फैक्टर से कम होता है। अगर डबल होगा तो डबल हो जाएगा और हाफ होगा तो हाफ हो जाएगा, तो सेम फैक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में नजर आ रहे हैं? हाँ नहीं? ओके, द फोकल लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप
विथ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो पावर कितना होगा हमारे पास, ठीक है, चले 6 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो मेरे बेटा पावर निकालते हो फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर, ठीक है, तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो F इज इक्वल टू फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 व्हिच इज इक्वल टू कितना बना मेरे बेटा 0.06 मीटर। अब मेरे बेटा पावर इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ है, लेकिन फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, तो 1 डिवाइड बाय 0.06 कितना आ रहा है, 50/3 तो भाई मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे which is equal to कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे ये 6 बोल रहे हैं, ये 50.3 आ रहा है, आंसर बताओ, देखो कैलकुलेट इसे कौन करेंगे, ओके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100/6 हो सकता है, 25/6 नहीं हो सकता, इसका ऑप्शन ही नहीं है, फिर सारे ऑप्शंस करेंगे, ठीक, तो 50/6 आ रहा है आपका आंसर, ओके डायमीटर मेरी आंसर होगा द मैकेनिकल वेव्स, ठीक है 50/6 ये ऑप्शन है, इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं, अगर मुझे नहीं पता कि रिपोर्ट टू द क्वेश्चन आ रहा है या नहीं, लेकिन एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आंसर होते ही गलत है और वो सालों से गलत है और वो सालों से आने के लिए, ठीक है, क्या कर सकते हैं, खैर मैकेनिकल वेव आर मेरा बेटा कैसा है, ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है, बोथ और नाइदर, मेरा बेटा हमारे पास याद रखिए दोनों में डिफरेंस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना, मैकेनिकल वेव दोनों हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकता है और ट्रांसवर्स भी हो सकता है, ठीक है, और लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ऑलवेज ट्रांसवर्स, ठीक है, ऑलवेज ट्रांसवर्स, कभी भी नहीं होता हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होता, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास हमने जितने भी रेस पढ़े थे बेटा वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना, उसमें हमारे पास सारे जो वेव्स है वो आ जाती हैं, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ठीक है, चाहे विजिबल लाइट हो, अल्ट्रावायलेट हो, गैमा हो, ये सारे के सारे मेरे बेटे किसमें आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो ऑलवेज ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं, ठीक है, तो ये बात नोट रखिएगा आप, ओके, मैकेनिकल दोनों होता है, लॉन्गिट्यूडिनल भी होता है और ट्रांसवर्स भी होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे मेरे बेटा, इन अ सीरीज सर्किट 1 एम्पीयर passes through 2 ohm resistor, the current through 5 ohm resistor is, मेरे बेटा कह रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन है और हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 रेजिस्टर लगाए हैं, लेकिन सीरीज में जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन एक 2 ओम है मेरा ख्याल है और दूसरा 5 ओम, तो कह रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले वाले 2 ओम से कितना करंट गुजर रहा है, 1 एम्पीयर गुजर रहा है, तो बताइए इसमें से कितना गुजरेगा, बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसा रहता है, 1 एम्पीयर होगा आंसर। For an ideal, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहा हूँ, for an ideal ammeter R should have, मेरा बेटा कल हमने डिस्कस किया था है ना 2025 के पेपर में कि जो हमारे पास एमीटर है उसमें शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं वो स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, वो जितना छोटा होगा उतना रेंज क्या होगी ज्यादा, सही ना, तो अगर आइडियल कोई बनाएंगे तो हम चाहेंगे शंट को तकरीबन 0 के बराबर रखें ताकि जितना वैल्यू कम होगा उसका रेंज उतना बड़ा होगा, तो मेरा बेटा इसका मतलब होगा शंट को हमें कैसा लगाना चाहिए, 0, तो 0 रेजिस्टेंस वाला हमारे पास 0 रेजिस्टेंस हो तो ज्यादा बेहतर है, शुड हैव 0 रेजिस्टेंस, मॉडरेट और इनफाइनाइट नहीं। अगला सवाल देखिए, फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर, अगर वोल्ट मीटर हो आइडियल वोल्ट मीटर में हम किस में लगाते हैं, रेजिस्टेंस सीरीज में, है जिसको मल्टीप्लायर बोलते थे, और जब भी हम सीरीज में लगाते हैं वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि वोल्ट मीटर का रेंज बढ़े, तो वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाने के लिए हमारे मल्टीप्लाई हाई रेजिस्टेंस का लगाते हैं और मेरे बेटा एम मीटर में रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस का लगाते हैं पैरेलल में, ठीक है ना, तो हमारे पास इसीलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए मेरे बेटा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा रेंज होगा,
ठीक है, और यहाँ पर जितना छोटा होगा उतना बड़ा रेंज होगा एमीटर में और वोल्टमीटर में, उलट है रिवर्स कंडीशंस में। आइए अगला सवाल देखिए मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपसे द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अच्छा, जो इनसाइड, अगर हमारे पास किसी सोलेनॉइड में देखें तो इनसाइड में क्या होता है, आउटसाइड तो कितना होता है, जीरो, है ना। तो पहला वाला आउटसाइड नहीं बोला, वरना ए होता, ठीक है ना। बी डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द एंड, नहीं मेरा बेटा, पूरा थ्रू आउट कैसा रहता है, यूनिफॉर्म, सेंटर से लेकर बी तक पूरी जगह में यूनिफॉर्म रहता है। इंक्रीजिंग आउटवर्ड एंड्स, और मेरे बेटा यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग रहता है इनसाइड द सोलेनॉइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, मेरे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर्ड बाय, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्कवरी है वो ऑस्ट्रेट ने की है, लेकिन इंडक्शन, इंडक्शन एक अलग फिनोमेना है, जब फ्लक्स को चेंज करते हैं इंड्यूस होता करंट, दैट डिस्कवर्ड बाय फैराडे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय ऑस्ट्रेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर्ड बाय फैराडे, और द अट्रैक्शन बिटवीन द टू करंट्स, टू करंट कैरिंग कंडक्टर और रिपल्जन बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर डिस्कवर्ड बाय एम्पियर। एंड मैक्सवेल सेज कि मेरा बेटा क्या होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसमें जो हमारे पास फील्ड बनती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, आपस में कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो तीनों में अलग-अलग बातें। आइए लेंस लॉ, अगला सवाल है मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 15, द लेंस लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, हां मेरा बेटा कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनर्जी, है ना। ओके, द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन, सिंपल सी बात है मेरे बेटे, ये सबने पढ़ा है कि जो जिस प्रिंसिपल में हमने बात की थी जब ट्रांसफार्मर की वर्क, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, पाइजो इलेक्ट्रिक फार्मूला रिलेट्स, मेरे बेटे ये बिल्कुल आउट ऑफ द बुक है, मतलब पाइजो इलेक्ट्रिक फार्मूला, पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल भी होते हैं इस दुनिया में। पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जब उसमें फोर्स लगाया जाए तो वो करंट जनरेट करते हैं, स्ट्रेस लगाया जाए तो बहुत सारी जगहों पे, अब हमारे पास चाइना और बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे ऐसी डिस्कवरी की गई है कि हमारे पास मॉल्स वगैरह में हमारे पास वो जो टाइल्स या नीचे मटेरियल बिछाते हैं फ्लोर पे, वो पाइजो इलेक्ट्रिक होते हैं। पाइजो इलेक्ट्रिक से होता क्या है कि जब लोग चल रहे होते हैं तो दे जनरेट स्ट्रेस बाय देयर वेट, ठीक है ना। तो जब जनरेट करते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है एंड दे कैन स्टोर दैट और यूज करते हैं उसको। तो मेरा बेटा पाइजो का मतलब होता है स्ट्रेस और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। तो मेरा बेटा पाइजो यानी कि हमारे पास प्रेशर के जरिए या स्ट्रेस के जरिए हमारे पास किसी में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करवाना पाइजो इलेक्ट्रिक कहलाता है। तो हमारे पास देखिए कह रहा है पाइजो इलेक्ट्रिक फार्मूला रिलेट्स टू मैकेनिकल स्ट्रेस टू द वोल्टेज, हीट टू द वोल्टेज, लाइट टू द करंट और नन। मेरा बेटा मैकेनिकल स्ट्रेस टू द वोल्टेज, हमारे पास जो करंट या वोल्टेज जनरेट होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है। तो ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सही। तो पाइजो का मतलब लिख लीजिएगा स्ट्रेस है और इलेक्ट्रिक का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है। ओके, रिड्यूसिंग द वेलोसिटी रिड्यूस द मोमेंटम बाय हाफ, द वेलोसिटी इज कितना होगा मेरा बेटा, मोमेंटम हाफ हो गया तो वेलोसिटी भी कितना हो गया होगा, हाफ हो गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इन सीरीज 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm and 5 ohm resistor are carrying current 1 ampere and voltage across 5 ohm resistor is, 5 ohm resistor पे कितना वोल्टेज होगा। अब सीरीज में अब सीरीज में सब में करंट कितना है 1 एम्पीयर। तो बताइए वोल्टेज कितना होगा 5 ओम रेजिस्टर में, 5 ही आएगा मेरा, करंट है उस पे, इसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ, करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो वोल्टेज आ जाएगा 1 × 5। तो मेरा बेटा
इस पे करंट देखिए ना 1 एम्पीयर है, यानी कि 5 ओम पे करंट अगर मैं लिखूं I5 कितना होगा, तो मेरा बेटा ये 1 एम्पीयर है और इसका रेजिस्टेंस तो तुम्हें पता R4, इसका R4 है, लगा है 75 है, तो मेरे बेटा V IR करो, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो बस अगला देखिए हाफ लाइफ फार्मूला। अब मेरे बेटा हमने पढ़ा था हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। मेरे बेटा 0.693 किसके बराबर होता है, ln2 के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे बेटा फार्मूला हमारे पास बनेगा ठीक है, ln आपके कैलकुलेटर में ln है, दबाएं तो आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 21। The constructive interference occur when two waves meets out of phase by 180 degree, in phase opposite to the direction and different in frequency. हाँ मेरा बेटा in phase होंगे तो कंस्ट्रक्टिव होगा, आउट ऑफ फेज होते तो और मेरा बेटा अगर हमारे पास ऑप्शन होता है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होता तो स्लाइटली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होता तो बीट में मेरा बेटा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों होगा, ठीक है। बीट्स में व्हाट इज बीट मेरा बेटा, व्हेन टू वेव्स स्लाइटली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी आर कंबाइंड टू फॉर्म मेरा बेटा बीट। क्या होता है हमारे पास बीट में दोनों में थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है और कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, लाउड होता है फिर लो होता है फिर लाउड होता है, तो हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट रहती है, ठीक है ना। स्लाइटली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होगा दो वेव के दरमियान तो बीट, इन फेज हुआ और आउट ऑफ फेज हुआ तो मैं सारे ऑप्शन बता रहा हूँ कि इसमें क्या हो सकता है, डन है। चलो अगला पार्ट देखते हैं। टू वेव्स, अच्छा नहीं क्वेश्चन नंबर कौन सा कर चुके हैं, टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज बाय पाई। पाई का मतलब मेरे बेटा 180 डिग्री होगी, पाई कितना होता है, तो द इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पार्शियली कंस्ट्रक्टिव और इंटरफेरेंस। मेरे बेटा अगर 180 डिग्री हुआ समझ लीजिए, अगर 180 डिग्री हुआ तो कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव, अगर 0 डिग्री हुआ तो कंप्लीटली, और मेरे बेटा 90 डिग्री या हमारे पास इसके दरमियान में हुआ 180 और इसके दरमियान में कोई एंगल हुआ, किसी ने बोला भाई 90 डिग्री, तो मेरे बेटा पार्शियली इंटरफेयर करेंगे, ठीक है ना। पार्शियली इंटरफेयर, ना कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट करेगा ना कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट करेगा, सही। 0 पे हुआ तो कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट, 180 डिग्री हुआ कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव, इन दोनों के दरमियान में हो तो पार्शियली इंटरफेरेंस करेंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ओके। चलिए अगला सवाल पढ़ो। चलिए अगला सवाल है मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 24। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ब्राइट फ्रिंज अकर व्हेन, हमें कंडीशंस को हमने पढ़ा था ना उसके अंदर, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर कंडीशंस फॉर ब्राइट फ्रिंज। मेरे बेटा d sin थीटा तो पार्ट डिफरेंस होता था, है ना, d sin थीटा तो पार्ट डिफरेंस होता था, लेकिन मेरे बेटा अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना है, कौन सा है क्वेश्चन 24 पढ़ रहा हूं, तो मेरे बेटा हां ब्राइट अगर हमें m लैम्डा होगा, सही ना, और अगर हमारे पास हाँ भाई क्या होना चाहिए m प्लस हाफ लैम्डा हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, सही। अब हमसे क्या बोल रहा है मेरे बेटा कि कौन सा फ्रिंज चाहिए, मेरे बेटा इसका मतलब कौन सा इंटरफेरेंस होना चाहिए, मेरे बेटा m की जगह क्या इस्तेमाल किया हुआ n, तो मसला नहीं, d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, ठीक है। तो d sin थीटा इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा, तो डिस्ट्रक्टिव, और m लैम्डा तो कंस्ट्रक्टिव, ओके। चलिए which conditions is necessary to sustain the interference, क्या कंडीशन है कि इंटरफेरेंस को करवाने के लिए इनमें से, ठीक है, कह रहा है सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यही तो कोहेरेंट की कंडीशन है ना। कोहेरेंट तभी दो वेव को कोहेरेंट तब कहते हैं जब फ्रीक्वेंसी और मेरा बेटा फेज डिफरेंस कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, और मेरे बेटा सेम एम्पलीट्यूड का कोई ताल्लुक नहीं, सेम स्पीड का कोई ताल्लुक नहीं, डिफरेंस, और क्या बोल रहा है डिफरेंट पोलराइजेशन है ना, डिफरेंट पोलराइजेशन, लेकिन मेरे बेटा इसको कोई ताल्लुक नहीं। आइए
अगला सवाल देखिए, इफ द फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री द इंटरफेरेंस इज फुली कंस्ट्रक्टिव, फुली डिस्ट्रक्टिव, पार्शियली, और मेरा बेटा इंटरफेरेंस पार्शियल होगा, सही है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव नहीं किया। सर 22 का बी है क्या? वहाँ भी नहीं करना है। 22 नहीं किया है, पार्ट डिफरेंस बी होगा। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें m प्लस हाफ लैम्डा पार्ट डिफरेंस मेरे बेटे कितना हाफ लैम्डा होना चाहिए, m प्लस हाफ लैम्डा होना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। Again, 27 m प्लस हाफ लैम्डा, चलिए m माइनस तो नहीं लिया था हमने, m प्लस हाफ लैम्डा तो बोल रहे प्लस। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली, ओके, the when light travels from denser medium to rare medium it bends, अच्छा मेरे denser to कहाँ बोल रहे हैं, ये बात सब नोट कर लेंगे लेक्चर के तौर पे कि मेरा बेटा अगर एक लाइट, एक ग्लास है, ठीक है ना, ये ग्लास मटेरियल है, ये मेरे लिए ग्लास मटेरियल है, ठीक है, और मेरे बेटे ये एयर है, समझिए इस बात को। यहाँ से मैंने ड्रॉ किया मेरा बच्चा नॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल एक लाइन है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक है, नॉर्मल लाइन है। इससे मेरे बेटा अगर हमारे पास कोई लाइट, ये टेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो जब भी लाइट अगर हमारे पास ये नॉर्मल से हम यहाँ और लाइन को आगे कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये नॉर्मल लाइन। अच्छा अब देखिए, लाइट अगर हमारे पास डेंसर से आई है और मेरा बेटा रियर पे चले जाएगी, तो रियर पे जाएगी ना, तो ये एंगल पहले से इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो मेरे बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अवे जाता है नॉर्मल से, यहाँ नॉर्मल से एंगल मेजर किया, इंसिडेंट एंगल, तो मेरे बेटा ये रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा ज्यादा होता है इंसिडेंट से, तो इसका मतलब है हमेशा लाइट टकरा के अवे चली जाती है नॉर्मल से। तो जब भी कहां से इंटर होती है, टेंसर से रियर में, और अगर उलट हो, ये लाइट आती एयर से और इंटर होती डेंसर में, जैसे हमारे पास अभी मैं ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो मेरे बेटा अगर मैं एक लाइट को यहाँ से लूं, लेट्स सपोज यहाँ से आ जाए, अब ये एयर से आ रहा है, बाहर एयर है, तो मेरे बेटा लाइट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर करती है, ये इंसिडेंट एंगल होगा, आने वाला एंगल, और जब लाइट टकराएगी ना यूं हो जाएगी, तो इसका मतलब देखिए ये वाला एंगल क्या होगा, कब टुवर्ड्स आगे नॉर्मल के करीब आ गया, ठीक है। तो अगर डेंसर रियर से डेंसर में आया तो नॉर्मल के करीब आ जाएगा, और अगर डेंसर से रियर गया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। डेंसर से रियर पे गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, सही है, और रियर से अगर डेंसर में आया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल के करीब आ जाएगा। और मेरे बेटा इसी बात को मैं समझा देता हूं कि समझ आ रही मेरी बात, क्लियर है, याद रहेगा, लिख दूं, हाँ भाई लिख देता हूं, चलो, डेंसर टू रियर अवे फ्रॉम एन, ठीक है, और मेरा बेटा रियर टू डेंसर, और उलट हुआ टुवर्ड्स एन, टुवर्ड्स एन नॉर्मल, ठीक है, क्लियर है। और मेरे बेटा जब ये एंगल को हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते जाते हैं, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होता जाता है, तो एक ऐसा इंसिडेंट एंगल आएगा कि मेरे बेटा जब ऐसा इंसिडेंट एंगल आएगा जब ये लाइट पैरेलल टू दिस सरफेस हो जाएगी, हम जब इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते रहेंगे ना, तो एक वक्त आएगा जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो नॉर्मल से कितना हो जाएगा मेरे बेटा, अगर इस पैरेलल टू द सरफेस हो गया तो कितना बन जाएगा, तो इस एंगल को बोलते हैं मेरे बेटा क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, सॉरी, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल,
जिस एंगल से भेजा गया ना, जिस एंगल से भेजा गया, जिस एंगल से भेजा गया और लाइट टकराने के बाद 90 डिग्री पे बेंड हो गई, तो मेरा बेटा उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। याद रखिए क्रिटिकल एंगल क्या है? The angle of incident at which light reflected perpendicular to the normal is called critical angle। वो angle of incident जिससे light को मिला और एक perpendicular हो। अब इससे ज्यादा एंगल, लेट्स सपोज ये एंगल ऑफ इंसिडेंट तुमने भेजने वाला था, ये वैल्यू थी 39, कितनी थी? 39 डिग्री। अब तुमने 40 किया ना, तो ये लाइट टकराने की बजाय 90 डिग्री से भी ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा। 90 से ज्यादा कितना होगा? 91, 92 हो जाएगा। 92 जैसे होगा तो वो कहां चले जाएगा? वापस आ जाएगा, है ना? तो इस फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि लाइट टकराई और वापस आ गई एक मीडियम से टकराने के बाद, तो इसका मतलब है जब भी एंगल आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखेंगे, एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखेंगे, तो मेरा बेटा हमारे पास क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं लिख देता हूं, व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन, किसे ग्रेटर हो जाए? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा फिनोमेना होता है? वापस लाइट वापस आ जाएगी उसी मीडियम में, है ना? 90 डिग्री तो सरफेस पे चल रही थी, उससे ज्यादा क्या होगा? अंदर वापस आएगा। तो मेरे बेटा इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सही, ओके। अब सवाल को देखते हैं, ये बातें नोट कर ली। तो मेरे बेटा क्रिटिकल एंगल क्या होता है सबको पता चल गया? जब रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो। जब रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट से देखते हैं उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल। अगर उससे ज्यादा एंगल करेंगे तो अब क्या होगा? ओके, तो अब देखिए क्या बोला? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और डेविएट अनडेविएट सीधी चली जाएगी, और रिफ्लेक्ट कंप्लीटली बैक ऑलवेज। मेरा बेटा नीचे आइए। नेक्स्ट, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता? मेरा बेटा कलर ऑफ लाइट्स, नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया, और टेम्परेचर मेरा बेटा सब पे डिपेंड करता है, नेचर पे, मीडियम पे, और मेरे बेटा क्योंकि देखो जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि मीडियम की डेंसिटी पे। हर मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है वो कितना बेंड करता है। तो हर अलग अलग मीडियम अलग अलग तरीके से बेंड करता है, हर अलग अलग कलर अलग अलग तरीके से बेंड होता है। जैसे आपको सिखा दूं यहाँ पर एक फिनोमेना, ये बार-बार एनडीए के टेस्ट में पूछ रही है, ठीक है ना? आप समझिए प्रिज्म वाला केस, ठीक है ना? प्रिज्म वाला केस जो हमने मैट्रिक में पढ़ा था, ठीक है? अब मेरे बेटा ये प्रिज्म हमने रख लिया यहाँ पर, और एक व्हाइट लाइट को हमने भेजा। लेट्स सपोज यहाँ से मैंने एक लाइट को भेजा यहाँ से। लेट्स सपोज कीजिए मेरा बेटा ये एक व्हाइट लाइट आई सिंगल कलर में, ठीक है? सिंगल कलर में आएगी, सिंगल कलर में आने के बाद रिफ्रैक्ट होगी क्योंकि एयर से आ रहा है ना? और मेरे बेटे यहाँ रिफ्रैक्ट हुई और फिर दोबारा से एयर में आ रहा है, लेकिन प्रिज्म से पास होने के बाद मेरे बेटा लाइट क्या होता है? डिफरेंट कलर में ब्रेक हो जाता है। लाइट क्या होता है? डिफरेंट कलर में ब्रेक हो जाता है। तो हर लाइट अलग अलग कलर में ब्रेक होता है। तो एक लाइट लेट्स सपोज यहाँ पर आके रिफ्रैक्ट होके एक लाइट हमारे पास कितने कलर में ब्रेक हो जाएगी? 7 डिफरेंट कलर, ठीक है ना? तो हमारे पास अलग अलग कलर में ये अलग अलग बेंडिंग तुम्हें नजर आई, ठीक है ना? रेड हम आपको बोल रहा हूं, ये वाला यार ब्लैक का कलर ही नहीं होता। चलो हम ले लेते हैं इसको ऐसे, और ये तो मेरे बेटा ये सीक्वेंस में अलग अलग बेंडिंग होती है, सबकी अलग अलग, ठीक है ना? तो मेरे बेटा इस सीक्वेंस को याद रखो, इस सीक्वेंस को याद रखो। नीचे सबसे पहले मेरे बेटा विव वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, सबसे ऊपर आएगा रेड, ठीक है? तो मेरे बेटा सबसे कम सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कौन होगा? वायलेट, उससे कम इंडिगो, उससे कम ये आपको याद होना, लेकिन इसमें विव तो तुम्हें याद होगी, ठीक है ना? लेकिन इसको ऐसे याद रख लो, नीचे से ऊपर क्या बढ़ रहा? वेवलेंथ,
और ऊपर से नीचे क्या बढ़ रहा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा बेंडिंग। ठीक है, तो मेरा बेटा जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरा बेटा किसके होगा, फ्रीक्वेंसी। जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या हम बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ। पोलैरिटी दोनों एक ही बात है ना, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या है, हायर फ्रीक्वेंसी तो सबसे ज्यादा कम वेवलेंथ किसकी होगी, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, वॉयलेट। सबको समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है मेरे बेटा, तो जितनी ज्यादा रिफ्रैक्शन का फिनोमेना, तो मेरे बेटा जब लाइट डिफरेंट कलर में ब्रेक हो जाती है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, जो बचपन में पढ़ा था हमने, सो बोलते हैं मेरे बेटा डिस्पर्जन, है ना। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लाइट, व्हाइट लाइट जब डिफरेंट कलर में ब्रेक हो जाती है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। यही हमारे पास किसके अंदर होता है, रेनबो के अंदर। तो रेनबो के अंदर क्या होता है, लाइट तो व्हाइट होती है, जब बारिश या रेन की ड्रॉप्स होते हैं उस पे जब लाइट पड़ती है तो मेरा बेटा लाइट किसमें, कलर में ब्रेक हो जाती है, वही उसी वजह से हमें क्या दिखता है, रेनबो। तो रेनबो में हमारे पास रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, कौन सा फिनोमेना होता है, डिस्पर्जन का फिनोमेना होता है, और मेरे बेटे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी फिनोमेना होता है। मैंने लाइट टकरा के वापस भी जाती है, अंदर इंटर होती है पानी के अंदर, समझ रहे हो, इस तरीके से वाटर, लेट्स सपोज यहाँ से व्हाइट लाइट आई है, टकराने के बाद यहाँ पर बेंड हो, मेरे बेटे टकराने के बाद ये कलर में ब्रेक तो होती है, लेकिन मेरे बेटा क्या होता है, डिफरेंट कलर में ब्रेक होने के बावजूद ये हमारे पास वापस बाहर भी आ जाते हैं, तो वापस आ जाती है रेन ड्रॉप से। तो इसी को फिनोमेना क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और लाइट को तोड़ भी दिया डिफरेंट कलर में, उस फिनोमेना को कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अब एमसीक्यूज पढ़ते हैं। मेरा बेटा द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम डिपेंड्स ऑन, कलर पे डिपेंड कर रहा है। हाँ मेरा बेटा अलग अलग बेंडिंग होगी तो क्रिटिकल एंगल भी सबका अलग अलग होगा। ठीक है, नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडियम, मेरा बेटा हाँ जिस दो मीडियम के दरमियान हम देख रहे हैं उससे पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, ओके ओके मेरा बेटा टेंपरेचर, ऑल ऑफ दीस सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर व्हेन लाइट ट्रैवल्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एट एन इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यस, है ना, ये हमने बोला अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दोगे एंगल ऑफ इंसिडेंट तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या बोल रहा है, फ्रॉम रियर टू डेंसर, रियर टू डेंसर में कभी भी नहीं हो सकता टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, और डेंसर टू रियर व्हेन मीडियम एंड एंगल इंसिडेंट लेस देन क्रिटिकल एंगल नहीं मेरा बेटा। तो हमारे पास फ्रॉम रियर टू डेंसर ये फिनोमेना हो ही नहीं सकता, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ कलर इज कॉल्ड, ओके, व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू द प्रिज्म द कलर दैट बेंड्स द मोस्ट, कौन सा कलर सबसे ज्यादा बेंड होगा, वॉयलेट, सही है। अच्छा, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ओनली, और मेरा बेटा बोथ ए एंड बी, ओके डन। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 याद रहेगा, साफ कर दूं, ये साफ कर दूं, कर लिया बहुत। हाँ भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद है ना, जब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो आपस में, इक्वल हो, याद रखिए, पूछ ना ले, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल क्या हो, आपस में बराबर हो, तो उसी को कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, जब हमारे पास लेट्स सपोज कोई मिरर है, ठीक है, कोई मिरर है और बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो मेरे बेटा नॉर्मल ये नॉर्मल लाइन ऐसी बना ली, एक रे को भेजा, तो रे को जब हम भेजेंगे तो मेरे बेटा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो मेरे बेटा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ लें। कहता है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मेरे बेटा लेट्स सपोज
एक एरिया को प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। मेरे बेटा लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड यूं आ रहा है एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, ये बी मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने एरिया को वर्टिकल रख दिया यूं, समझ लो वर्टिकल। तो वर्टिकल रखने की मेरे बेटा ऐसा दिखेगा, लेट्स सपोज उसके सामने बिल्कुल ऐसे वर्टिकल रख दिया, तो मेरे बेटा इससे ऐसे पास होगा और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी सेम होगी। तो मेरे बेटा बी और ए के दरमियान एंगल कितना बनेगा? 0। तो मेरे बेटा फ्लक्स किसके बराबर होता है? बी डॉट ए के बराबर होता है ना, बी डॉट ए के बराबर होता है। तो मेरे बेटा डॉट हटा के तो क्या आता है? cos थीटा। तो बी ए cos थीटा और cos के दरमियान एंगल कितना बना मेरा बेटा? तो मेरे बेटा बी ए के बराबर cos 0 इज इक्वल टू 1, तो बी ए के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से the SI unit of magnetic flux is फ्लक्स की यूनिट वेबर है ना। टेस्ला किसकी यूनिट होती है मेरा बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं हेनरी किसकी यूनिट होती है? 0 है ना 34 का क्या? परपेंडिकुलर रखेंगे तो 0 होगा ना। परपेंडिकुलर सुनो क्या कह रहा है? एक सरफेस एरिया ए प्लेस परपेंडिकुलर, प्लेस क्या किया? परपेंडिकुलर। ये प्लेस कर दिया तो याद करो तुम लोग भूल गए, यानी ये जो एरिया अगर मैं ऐसे रखूंगा वर्टिकल, तो ये वर्टिकल हो गया, ऐसे खड़े में रख दिया वर्टिकल, और ये मैग्नेटिक लाइंस कैसे आ रही है? हॉरिजॉन्टल। तो एरिया इससे परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन याद करो वेक्टर एरिया ऑलवेज आउटपुट टू द एरिया होता है, ठीक है ना। तो एरिया की डायरेक्शन याद करो, मैंने पढ़ाया बेटा, क्या भूल गए? तो ये मेरे बेटा वेक्टर एरिया की डायरेक्शन कैसे थी? ऑलवेज आउटपुट टू द एरिया। तो मेरे बेटा ये दोनों आपस में कैसे रहेंगे? 0 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। जब एरिया को सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर रखोगे तो इसका एंगल, इसका जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो आउटपुट टू द एरिया होता है। दैट्स व्हाई हमारे पास बी और ए कितना एंगल बनाएगा? 0। तो आंसर आएगा मेरा बेटा बी ए। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यूनिट टेस्ला, वेबर की यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट वेबर, ठीक है। और हमारे पास जो हेनरी है वो किसकी यूनिट है? ओके, द डिवाइस व्हिच इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज इन अ एसी सर्किट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। हमें बेटा कोई ऐसा डिवाइस जो एसी और डीसी वोल्टेज को चेंज कर दो, दैट अल्टर द वोल्टेज, एक ऐसा डिवाइस जो वोल्टेज को अल्टर करे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हां भाई, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी होगा, तभी स्टेप अप होगा। और अगर स्टेप डाउन होता तो एनएस इज लेस देन एनटी। ओके, चलिए, which quantity does not change in a transformer? वोल्टेज चेंज हो जाता है, यस, करंट चेंज हो जाता है। हमने इक्वेशन देखी थी करंट की भी और वोल्टेज की, है ना। करंट और वोल्टेज आपस में इनवर्स रिलेशन रखते थे ट्रांसफार्मर के अंदर। लेकिन मेरे बेटा कौन सी चीज चेंज नहीं होती? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स सेम। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस, हां भाई, कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस और नन ऑफ दिस। मेरे बेटा याद करो, अगर हम सॉलिड में बनाते हैं तो याद करो वहां पर अंदर करंट बनने लगता है जो सर्कुलर फॉर्म में होता था, उसी करंट को हम बोलते थे कौन सा करंट है मेरा बेटा? एडी करंट। वो हमारे पास इंड्यूस करंट होता था, वो इंडक्टर करंट को क्या कर रहा होता था? अपोज कर रहा था, उसकी वजह से लॉसेस आते थे। तो उस करंट को, लॉस को खत्म करने के लिए हम लैमिनेटेड शीट में बनाते हैं, एक सॉलिड कोर में नहीं बनाते। तो इसी वजह से हमारे पास उस कौन से करंट, एडी करंट लॉस को खत्म करने के लिए हम बनाते हैं लैमिनेटेड शीट में। ओके, दोबारा से हमारे पास ये सवाल है कि फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास बताइए पावर कितना होगा? आप इसको सॉल्व करके देखो। 50/3 आ रहा था ना, 50/3 देखो 16.67 66 होगा ना पूरी। ओके, ये हम कैसे करते हैं? अब ये 3 के टेबल कितना कहां तक पढ़ सकते हैं? 48 तक पढ़ सकते हैं ना। 48 + 2 डिवाइड बाय 3, तो 48 को 3 से किया मेरा बेटा कितना बना? 16, और मेरे बेटा प्लस 2/3 बचा। 2/3 है तो 1/3 कितना होता है? 1/3 कितना होता है? 0.33, और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे मेरा बेटा कितना बनेगा?
1.6 और 16 प्लस 0.666 इसमें भी 6 आ रहा होगा 16.666 आ रहा होगा ओके ओके तो 6 7 है सही मोमेंटम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ओके चल द वेलोसिटी इज हाफ मोमेंटम बिकम्स कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा which is not a mechanical wave sound wave मैकेनिकल वेव होता है मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए वाटर वेव ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए है सिमिक वेव अच्छा मेरे बेटा ये कौन से वेव जो साउंड वेव ट्रैवल करती है अर्थ के अंदर अर्थक्वेक के अंदर दौरान तो वो भी कौन सा वेव होता है मैकेनिकल मेरे बेटा लाइट कौन सी वेव है ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वेव नहीं कौन सा पूछा कौन सा मैकेनिकल वेव नहीं लाइट सिंपल सी बात लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजिबल लाइट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर ठीक है a simple microscope magnification is maximum when image is formed मेरे बेटा कहां पर जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं याद करो मैंने आपको पढ़ाया था सबसे क्लियर इमेज जब दूर से कोई चीज करीब आती जाती है हाँ मेरे बेटा दूर से करीब आती है क्लियर इमेज बनता जाता है एक पॉइंट पे आके सबसे क्लियर इमेज बनता जाओ तो सबसे अच्छे तरीके से तुम पढ़ सकते हो लेकिन उससे करीब आके दोबारा ब्लर होना शुरू हो जाता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन और वो नॉर्मल इंसान के लिए कितना होता था 25 सेंटीमीटर है ना ओके चलिए तो मेरे बेटे 25 सेंटीमीटर लिए और गॉस लॉ रिलेट्स टू द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू मेरे बेटे गॉस लॉ किससे रिलेट करता है हमने क्लोज सरफेस पे क्या करते थे मेरे बेटे चार्ज को बंद कर देते है ना तो गॉस लॉ रिलेट्स टू द मैग्नेटिक फ्लक्स हाँ चार्ज इंक्लोज मैग्नेटिक फील्ड करंट और वोल्टेज चार्ज इंक्लोज अगर किसी भी हाइपोथेटिकल सरफेस पे चार्ज को बंद कर दें तो उसमें कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है वो कैलकुलेट करते हैं किसके जरिए गॉस लॉ के जरिए इन अ सीरीज सर्किट करंट रिमेन ओके द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज इनक्लोज अ चार्ज इज मेरे बेटे किसके बराबर होगा अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे बेटे गॉस लॉ इसके बराबर होता है q अपॉन हां सही चलिए बेटे उसमें देखा था हमने एक स्फेरिकल बोल दिया था इस स्फीयर के अंदर बोल दिया तो हमें पता चला था एरिया की वैल्यू है ना यहाँ पर शेप ही नहीं बता रहा क्लोज सरफेस बोल रहा है क्लोज चार्ट किसी भी चीज के अंदर क्लोज हो सकता है शेप ही नहीं बताया तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है वो ये किसी भी तरीके से हम एरिया नहीं निकाल सकते ये वाले फार्मूले से E इज इक्वल टू मेरे पास मेरा बेटा E इनटू A सही है E डॉट A इससे एरिया निकाल नहीं सकते क्योंकि तुम्हें शेप ही नहीं पता शेप पता होगा तुम किसी का एरिया निकाल पाओगे okay the momentum of an object depends on okay the wave mechanical wave requires vacuum हाँ भाई material medium electric field और magnetic field material medium कोई भी material medium चाहिए सॉलिड गैस कुछ भी उसको ट्रैवल करने के लिए दो जहां पर उसको ट्रांसफर होना है एक जगह से दूसरी जगह हमें लगता है कभी भी याद एक और बात याद रखिए हम पढ़ते बात है मैट्रिक्स के जब साउंड वेव है मैकेनिकल वेव है इट ऑलवेज ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू नेवर ट्रांसमिट मीडियम को ट्रांसफर नहीं करता ठीक है मीडियम अपनी जगह पे रहती है अगर मीडियम एक से दूसरे को एनर्जी देती रहती है तो एनर्जी ट्रांसमिट होता है लेकिन मीडियम ट्रांसफर नहीं होता द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रैवल थ्रू सच में लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वैक्यूम में ट्रैवल उसको जरूरत नहीं है ठीक है इसके सारे ऑप्शंस भी दिए हुए करेक्ट ओके चलिए आते हैं एनईडी का 2015 वाला पेपर करते हैं कर लिए ये 2015 वाला पेपर है ये तो 2026 कंप्लीट हो गया राउंड में ये जितने सवाल मिले थे वो सारे हमने कर लिए करें अच्छा मेरे बेटे कहते हैं a body constrained to move along y direction with a force ठीक है ना the work done हाँ भाई the work done by moving with मेरे बेटा it 10 meter along in y-x direction is कितना होगा work done कितना होगा a body is constrained to move in
कौन सी डायरेक्शन में? y डायरेक्शन इज द सब्जेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स की वैल्यू बता दी। द वर्क डन बाय मूविंग इट 10 मीटर इन y डायरेक्शन इज, मेरे बेटा अब बताओ r वेक्टर क्या लिखूं मैं? डॉट प्रोडक्ट लेना होता है ना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो कितना r वेक्टर कितना है? अब बताओ 10 मीटर ले लूं क्या? डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे? 10 मीटर किस डायरेक्शन में? y के साथ क्या लगाते हैं? j। तो मतलब ये ना इसकी वैल्यू x की वैल्यू भी 0 है, z की वैल्यू भी 0 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है? y डायरेक्शन में, तो 10 j है, इसका मतलब ये 10 j। अब फोर्स का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी फोर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लो r के साथ, तो मेरे बेटा कुछ भी नहीं है, वर्क फोर्स क्या है मेरे बेटा? 2i प्लस 15j और मेरे बेटा 6k, ठीक है ना। डॉट मेरे बेटा r कितना है? 10 सिर्फ j, तो j के साथ j डॉट प्रोडक्ट में आता है, तो मेरे बेटा है ना i डॉट i 0 है ना, j डॉट j कितना बना? 150 और उसके बाद मेरे बेटा ये क्या बना? k 0, तो मेरे बेटा आंसर कितना आएगा? 150। ओके ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर या फोर्थ पावर ऑफ इनवर्स ऑफ 4, टेम्परेचर की पावर इनवर्स ऑफ 4 और मेरे बेटा फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ और इनवर्स ऑफ फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, फोर्थ पावर ऑफ व्हाट, व्हिच लॉ? स्टेफेंस। ओके, 3 कैपेसिटर मेरा बेटा कह रहा है, अच्छा इस सवाल में शायद मिस्टेक है, देख लेते हैं। 3 कैपेसिटर्स of 4 microfarad, 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series and then in parallel. समझ रहे हो? And then in, यहाँ missing है, and then in parallel. The ratio of equivalent capacitance is, तो मेरे बेटा सीरीज में हम लेते हैं, पहले सीरीज में इक्विवेलेंट अच्छा सीरीज में निकालेंगे तो इनवर्स का सम होगा कैपेसिटर, सही है। तो मेरे बेटा कितना बना? 4 प्लस 1/6 प्लस मेरे बेटा 1/12, मेरे बेटा मैंने 12 में लिया, तो 12 में लिया तो 4 को कितनी दफा पढ़ेंगे? 12 आएगा, 3 टाइम्स 6 को कितनी दफा पढ़ेंगे? 12 आएगा, 2 12 को कितनी दफा पढ़ेंगे? 12 आएगा, तो मेरे बेटा ऊपर बना 6 नीचे बना 12 इज इक्वल टू 1/c, तो c इज इक्वल टू 12/6, तो मेरे बेटा कितना आ गया? 2 आ गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसमें? सीरीज में, ठीक है ना, सीरीज में ये आ गया। अब पैरेलल में सिंपल सम होगा, तो क्या है सिंपल सम? 4 प्लस 6 प्लस 12 में व्हिच इज इक्वल टू 22, सही ना, 22 माइक्रोफैरेड। अब मेरे बेटा पहले कौन है? सीरीज, बाद में कौन है? तो बेटा सीरीज वाले को ऊपर रखा, कैपेसिटर इन सीरीज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस इन पैरेलल, तो मेरे बेटा सीरीज में कितनी वैल्यू है? 2, सीरीज में पैरेलल में कितनी वैल्यू है? 22, तो 1 को कैंसिल किया मेरे बेटा कितना बना? 11 बना, 1/11 रेशियो कितना है? ओके सॉल्व कर लें। ओके चलो अगला सवाल पढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आइए, कहता है इफ अ चार्ज इज E moving through a magnetic field B of mass m with velocity v, the radius of the circular path is given by, इसके बराबर होगा। अगर पेपर में याद ना आए कभी इसका फॉर्मूला, तो वो तरीका याद रखिएगा हमेशा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इसके बराबर होता है mv² अपॉन r व्हिच इज इक्वल टू, इसके चार्ज में E v b, तो ये चार्ज क्या है? E के बराबर है, Q के बराबर नहीं है, ठीक है मेरे बेटा। तो हमारे पास b से 1 पावर मेरे बेटा E और b बचा, ये मल्टीप्लाई इस तरफ भेज दें डिवाइड में, और r को उधर भी रेडियस है, तो मेरे बेटा m into v डिवाइड बाय E into b which is equal to r, ठीक है। चार चुमास रेशियो में पढ़ा था, क्लियर है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, कहता है प्रोजेक्टाइल
द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए फायर किया होगा, कितने एंगल पे फायर किया होगा? 45 डिग्री पे, विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एंड जी मेरे बेटा रेंज किसके बराबर होता? रेंज किसके बराबर होता है? है ना, मैक्सिमम रेंज सर बराबर होता है v नॉट स्क्वायर अपॉन g। v नॉट कितना है मेरा बेटा? 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10, मेरे बेटा 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाय 10, मेरे बेटा 0 से 0 कैंसिल 40। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, interference direction and polarization supports which of the following? Wave theory, corpuscular theory, A and B and none of these। मेरा बेटा वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी है, ठीक है। which is not a vector quantity, इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? स्पीड, स्पीड, वेक्टर, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। और ये नहीं पहचाने ना तो सर पे मार दो, ठीक है। a simple pendulum is made of mercury, एक सिंपल पेंडुलम को बनाया गया था मरकरी के जरिए, ठीक है ना। if some of the mercury is drained off, कुछ मरकरी गिर गए उसमें से, ठीक है ना, किसी बॉल के अंदर भर के बनाया गया होगा सिंपल पेंडुलम, मरकरी भर के पेंडुलम बनाया गया। अब कह रहे हैं जब उसमें से कुछ मरकरी ड्रेन ऑफ हो गए, गिर गए, तो देयर टाइम पीरियड कैसा रहेगा? इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है मेरा बेटा। तो अगर ड्रेन ऑफ हो जाएगा तो मास कम हो जाएगा, मास कम होने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? दो चीजों पे फर्क पड़ता है, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। L अपॉन G है ना, टाइम पीरियड लिख दूं यहां पर, याद रहेगा, जो लोग बाद में देख रहे देखेंगे 2 पाई अंडर रूट L ओवर G, मास पे नहीं डिपेंड करता, कुछ ड्रेन ऑफ भी होगी तो कोई मसला नहीं है, रिमेन सेम रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर मेरा बेटा 9, the minimum amount of energy required to remove an electron from the metal surface is binding energy, work function, packing fraction, none of these। work function, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पड़ा, the amount of energy, उसी को हम बोलते हैं मेरे बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, the energy obtained from the tapping of earth crust is केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियो, मेरे बेटा जब भी जियो का लफ्ज आता है अर्थ। ओके, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, हीट सप्लाई टू यूटेंसाइल ऑफ, मेरे बेटा कितना कह रहा है? 1250 वोल्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1115 वोल्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। मेरे बेटा पावर हमारे पास P is equal to V square upon R होता है, याद है ना? सही है, तो हमारे पास R is equal to V square upon T, मेरा बेटा V कितना दिया हुआ आपको? 115 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1250, which is equal to करके देखिए 10.58 बनना चाहिए। ये ओके, सही है, कर लिया। -40 Fahrenheit is equal to -40 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस, 57 डिग्री सेल्सियस और 68 डिग्री सेल्सियस। फॉरेनहाइट और सेल्सियस एक ही पॉइंट में सेम होता है, वो टेम्परेचर होता है -40, ठीक है। फॉरेनहाइट डिग्री सेल्सियस एक ही वैल्यू -40। द एम्पलीट्यूड इज द प्रॉपर्टी ऑफ हमारे लाउडनेस, पिच, फ्रीक्वेंसी और नन। मेरे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में पढ़ा था हमने, एम्पलीट्यूड is the characteristics of loudness, pitch is the frequency is the characteristics of loudness, और मेरे बेटा quality is depends on waveform, ठीक है ना। तो मेरे बेटा loudness ऑप्शन सही है। आइए, convex lens of focal length मेरे बेटा कितना है? 30 सेंटीमीटर and produce 5 times magnified image than the object। अगर हमारे पास 5 गुना ज्यादा बड़ा इमेज बनाता है as compared to object, तो मेरे बेटा बताइए हमारे पास हमें कितना हमारे पास बना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p पूछा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? p, और इमेज की हाइट मैग्निफिकेशन कितना बना रहे हैं? 5। मेरे बेटा फोकल लेंथ कितना है आपके पास?
f की वैल्यू 30। तो मेरे बेटा पहले मैग्नीफिकेशन से देखेंगे, मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होता है, q अपॉन p। मैग्नीफिकेशन कितना है मेरे बेटा, 5 इज इक्वल टू q अपॉन p, q इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ p। यही है। अब मेरे बेटा फोकल लेंथ वाला फार्मूला लगा लीजिए, सिंपल लेंथ फार्मूला 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q। मेरे बेटा 1 अपॉन f कितना है 30 प्लस मेरे बेटा 1 अपॉन p, p की वैल्यू निकालनी है, 1 अपॉन q मेरे बेटा कितना है 5p। देखिए जब मैं इसको करूंगा मेरे बेटा which is equal to 5p, तो ये 5 इस तरफ 5 नहीं है तो 5 ऊपर चलेगा, 5 प्लस 1 which is equal to मेरे बेटा 6 अपॉन 5p is equal to 1 अपॉन 30। p निकालना मुझे, p को मैं वहां पे दूं, 30 को यहां पे दूं, तो मेरे बेटा क्या बना, p is equal to 6 multiplied by 30 divided by 5 which is equal to मेरे बेटा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 6 जा 36, 6 6 जा 36। ऑप्शन नंबर लाइव वैसे कॉल आई है ओके 36 सेंटीमीटर। चलो जल्दी से करेंगे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, द कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा मेरे बेटा, रेक्टिफिकेशन। कौन सा फिनोमेना होता है, कन्वर्जन, एम्प्लीफिकेशन और रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मेरे बेटा क्या करता है, एसी को The first law of thermodynamics was a special case of law of conservation of momentum, energy. Ahmed. Okay. The first law of thermodynamics is a special case of law of conservation of elastic collision. In elastic collision में मेरे बेटा kinetic energy remain conserved, momentum remain conserved, और both remain conserved, neither remain conserved, both remain conserved। सही है। और अगर इन इलास्टिक कोलिजन होता मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन है। ओके, a Carnot engine operates between सर को बोलो बेटा ये बंद कर लाइट्स आ रही अच्छा बेटा, Carnot engine operates between 127 degree Celsius and 27 degree Celsius। The heat supplied was कितना था मेरे बेटा 40 जूल। तो बताइए वर्क कितना होगा। तो मेरे बेटा पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, एफिशिएंसी। तो मेरे बेटा इस टेंपरेचर को कन्वर्ट करेंगे हाँ 27 डिग्री सेल्सियस को, तो मेरे बेटा कितना बनेगा केल्विन में, है ना 300 सही है। और मेरे बेटा ये 127 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे दैट इज बिकम 400 केल्विन। ठीक है ना, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय 100। सही मेरे बेटे, यहाँ से निकाल लिया हमने क्या 1 माइनस कितना 300 डिवाइड बाय मेरा बेटा 400 मल्टीप्लाई बाय मेरा बच्चा 100। 0 से 2 0 कैंसिल, मेरा बेटा 4 डिवाइड बाय 3 कितना बना 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे बेटा 1 में से माइनस किया कितना बना 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100, 25% है ना। 25% आ गया एफिशिएंसी। ठीक है, 25% आ गया एफिशिएंसी। अब हमारे पास देखिए कितना दिया हुआ ये सप्लाइड एनर्जी Q1 कितना दिया हुआ हमारे पास। तो हमारे पास एफिशिएंसी का इक्वल फार्मूला लगाएंगे, ईटा इज इक्वल टू वर्क अपॉन वर्क इज द आउटपुट, सप्लाइड एनर्जी इज द इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे बेटा ये क्या बना था 25 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना बन जाएगा, चलो मैं केस में नहीं कर रहा हूं, डिवाइड बाय 100 व्हिच इज इक्वल टू W अपॉन Q1। सही ना, तो ये हमारे पास करें तो 0.25 और Q1 डिवाइड में इस तरफ आया मल्टीप्लाई में, तो Q1 की वैल्यू कितनी है 40 मल्टीप्लाई करोगे मेरे बेटा W इज इक्वल टू कितने के बराबर बनेगा मेरे बेटा 10 है ना जूल। कितना बनेगा 10 के
कैसे किया मैंने? 0.25 का मतलब होता है 1/4, तो 4 1 जा 4, ठीक है, बस करते रहोगे तो आ जाएगी। सही है, नहीं आता? तो जल्दी खत्म करते हैं। A body is moving or planet moving through an angular velocity of omega radius r and having mass m. What will be the force? मेरा बेटा हमारे पास कह रहा है कि क्या फोर्स होना चाहिए? mv स्क्वायर। मेरे बेटा मूव कर रहे हैं ना सर्कुलर पाथ में, एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका मतलब प्लेनेट पूरा मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो किसके बराबर होना चाहिए? mv स्क्वायर अपॉन r। v इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? r इनटू ओमेगा। m इज इक्वल टू मेरे बेटा r इनटू ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय r। मेरे बेटा इसको ओपन करेंगे, m इनटू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय r, r से एक पावर कैंसिल, m r इनटू ओमेगा स्क्वायर। सही है, क्लियर है? चलो अगला सवाल देखो मेरे बेटा, फाउंडर ऑफ अलजेब्रा, एनालिटिकल अलजेब्रा इज अल-ख्वारिज़मी। ओके, तो मेरे बेटा कूलम्स इज द यूनिट ऑफ, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 22, I डॉट j क्रॉस k, अभी j क्रॉस k, पहले j क्रॉस k निकालो, किसके बराबर होता है? I के बराबर होगा, और I डॉट I किसके बराबर बन जाएगा? तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? अगला पार्ट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू, हां बेटा 1 किलोवाट इज इक्वल टू, भाई 1 किलोवाट आवर है ना, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, मेरे बेटा किलो का मतलब एक्सपोनेंट 3, और मेरे बेटा आवर कितना होता है? 3600 इज इक्वल टू क्या बचा? सिर्फ किसके बराबर बचा? वॉट इनटू मेरे बेटे क्या? वॉट इसके बराबर, सॉरी वॉट इनटू जूल पर सेकंड के बराबर होता है, और मेरे बेटे आवर को किस में कन्वर्ट कर लिया हमने? सेकंड में, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? एनर्जी की। ठीक है, तो हमारे पास को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा? 3.6 एक्सपोनेंट 6। ये ऑप्शन नंबर बी। आइए एमसीक्यूज नंबर 24। अभी चार्ज q flows in a Gaussian surface of radius r. The radius is double. The flux is remains same, reduced by half, twice, or increased by 4 times. रेडियस को बड़ा कर दिया, हाँ भाई रेडियस को बड़ा कर दिया, तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, सेम रहेगा? हाँ मेरे बेटा याद करो, गॉस लॉ के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात, चार्ज को अगर बंद करो तो चार्ज में से पॉजिटिव चार्ज में से निकलती है इलेक्ट्रिक लाइंस, इसी को हम नंबर ऑफ लाइंस को फ्लक्स बोलते हैं। सही ना, फ्लक्स बोलते हैं। अब ये लाइंस कहां तक चलती है सर? ये लाइंस कहां तक चलती है? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। कहां तक? अगर इसको डबल भी कर दूंगा तो भी ये बाहर इक्वल ही आएंगी। अब देखो सिर्फ एक बात तो यार थ्योरेटिकली मैंने कह दिया कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस सेम रहेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रैवल करेंगी। ओके, लेकिन अगर तुम्हें इससे नहीं मानना है तो इससे मान लो कि हमारे पास फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे और मीडियम। अगर चार्ज डबल होगा तो फ्लक्स डबल हो जाएगा, अगर चार्ज सेम है तो फ्लक्स कैसा रहेगा? तो फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द क्लोज सरफेस। जो भी सरफेस में क्लोज हो, बंद हो, उसका ना साइज पे डिपेंड करता है ना उसके शेप पे डिपेंड करता है, सिर्फ डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे इनक्लोज इन द सरफेस और मेरा बेटा परमिटिविटी ऑफ मीडियम रिमेन सेम। क्लियर? रिमेन सेम। डन। तो मेरा बेटा ये हो गया कंप्लीट। ओके, एक क्वेश्चन मेरा खाली कम है।